Hello everyone, my name is Sahil. Welcome to our YouTube channel, The Classy Education. Today we will discuss class 9th Science Chapter 1 Part 2. पार्ट 1 में हमने बेसिक टॉपिक कवर किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपके फर्स्ट चैप्टर पार्ट 1 से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर हम तापमान परिवर्तन का प्रभाव, इसके बारे में हम देखते हैं। तापमान परिवर्तन के प्रभाव, तापमान बढ़ने और तापमान घटने से क्या चेंजेस होते हैं और क्या इफेक्ट इस पर पड़ते हैं। जैसे कि इसने बता रखा है कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगर ठोस के तापमान को आप बढ़ा दोगे, जैसे आप ठोस है, किसी ठोस वस्तु को, पदार्थ को आप पिघला रहे हो और पिघलाने से जो उसका तापमान अगर बढ़ा दोगे तो उसके कणों के अंदर जो गतिज ऊर्जा होगी वो बढ़ जाएगी। उसके जो कण होंगे वो अधिक तेजी से कंपन करने लगेंगे और उसमें ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच की ऊर्जा के आकर्षण बल को पार कर लेती है। मतलब ये कि जो उसमें आप हीट दोगे उसको, तो हीट देने के कारण जो उसके अंदर गतिज ऊर्जा होगी वो बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ने से कंपन करने लगेंगे और जो आकर्षण बल होगा, उसका आकर्षण बल जिसको जोड़ के रखता है वो टूट जाएगा और जो कण होंगे वो अधिक स्वतंत्र होकर वायु में गति करने लगेंगे। और एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब एक अवस्था जब ऐसी आएगी जो ठोस होगा वो द्रव, अगर आप ठोस को ज़्यादा हीट दोगे उसको, तो क्या होगा, ठोस द्रव में बदल जाएगा। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, अब देखिए, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। अब जो लोहे का जो डिग्री सेल्सियस होता है पिघलने का गलनांक, वो 1530 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अगर आप 1530 डिग्री सेल्सियस पे उसको, लोहे को पिघलाओगे, जिस बिंदु से वह पिघलना स्टार्ट करेगा वह इसका गलनांक कहलाता है, लोहे का गलनांक, ठोस से द्रव में बदलने के लिए। अब इसमें देखते हैं, तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान से 273 घटाना चाहिए। मतलब कह रहा है कि तापमान की जो माप है केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए, मतलब केल्विन आपको इकाई दे रखी है और आपको सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में आपको बदलना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको ये जो दिया हुआ तापमान है उसमें से 273 घटा देंगे तो वो जो सेल्सियस की जो डिग्री होगी वो आ जाएगी। और सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए दिए हुए तापमान से 273 जोड़ देने चाहिए। अब हम देखते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो देखिए वायुमंडलीय दाब होता क्या है। वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो आपके हवा के चारों ओर हवा का प्रेशर जो होता है ना, उसको वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने की जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब ये देखिए, 1 किलो ठोस को आपको ने वायुमंडलीय दाब पर उसके गलनांक पर द्रव में बदलने की जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे आपने ठोस लिया और मैंने आपको बताया कि लोहे का जो गलनांक होता है 1530 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, वो पिघलना वहां से शुरू कर देता है। तो जो उसकी गलने वाली जो बिंदु है, द्रव में बदलने की जितनी उस टाइम जितनी ऊर्जा उसको लग रही होगी, ऊष्मा ऊर्जा, वो उसकी आवश्यकता होती है, उसे संगलन की प्रसुप्त, संगलन की मतलब उसे गलाने की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसमें दे रखा है, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस या 273 के केल्विन पर जल के कण की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। अब इसने बोला कि 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पर जल के जो कण की ऊर्जा होती है ना, जल के कण की ऊर्जा उसी टेम्परेचर पर, तापमान पर अगर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। अब बर्फ के जो कण की ऊर्जा होती है वो माइनस में होती है, जैसे -4 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, ये बर्फ के टेम्परेचर होती है। और जो इसने बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो इसका अगर नीचे आएंगे हम तो क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, तो उसकी जो किसकी ऊर्जा अधिक होगी, जल के कणों की ऊर्जा अधिक होगी। अब इसमें बताया गया है कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। अब इसने बोला था, यहाँ पर तो इसने बात करी थी ठोस की और यहाँ पे इसने बात करी है द्रव की। देखिए, वायुमंडलीय दाब पर मतलब हवा के चारों ओर जो प्रेशर होता है, वायु उसका हवा का दाब, उसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है वह इसका कथनांक कहलाता है। जल के लिए ये 373 या 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए, इसने बोला कि वायुमंडलीय दाब पर तापमान जो होता है ना, द्रव, वो उबलने लगता है। और जो आपने देखा होगा पानी का जो टेम्परेचर होता है 50 डिग्री के आसपास होता है। अगर आप 100 डिग्री या 373 केल्विन कर दोगे उसको,
तो क्या होगा, भाप बनना शुरू कर देगा। तो उसका जो भाप बनने के जो बिंदु होगा, शुरुआती बिंदु, उसको क्वथनांक कहते हैं। ठोस वाले को बोलते हैं गलनांक, इसको बोलते हैं क्वथनांक। अब आइए हम देखते हैं, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर वह सीधा ठोस से गैस में बदल जाता है। अब अमोनियम क्लोराइड एक ठोस पदार्थ है, उसको हम देखें, अमोनियम क्लोराइड एक ठोस पदार्थ है। अगर उसको हम गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो क्या होगा, वो पहले तो हमने देखा कि जो ठोस होता है, वो जो पदार्थ होता है ठोस, वो पहले द्रव में बदलता है, फिर द्रव से गैस में बदलता है। लेकिन अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा पदार्थ है, और भी काफ़ी सारे हैं जो अमोनियम क्लोराइड है, अगर आप उसको हीट दोगे तो वो ठोस पदार्थ से वो ठोस उसमें गैस में बदल जाएगा। मतलब जो अमोनियम आपका क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड, वो ठोस से डायरेक्ट गैस अवस्था में बदल जाएगा और गैस अवस्था से वापस वापस ठोस अवस्था में बदल जाता है। ये देखिए, ये हमने एक बर्नर लिया है, ये आप चित्र देख रहे हैं। तो इसके अंदर एक बर्नर है, बर्नर पे हमने हीट दे दी उसको, और उसके ऊपर रख दी हमने कांच की एक प्याली, वाइट सी दिख रही होगी आपको। उसके ऊपर हमने अमोनियम क्लोराइड इसमें रख दिया है, और उसके ऊपर उल्टी करके हमने कीप रख दी है। ऊपर हमने कॉटन लगा दी है, और नीचे से हम इसको हीट दे रहे हैं। तो ये अमोनियम क्लोराइड जो है ना, अगर इसको आप हीट दोगे तो क्या होगा, ये गैस में परिवर्तित होने लगेगा, और गैस में परिवर्तित होकर ये क्या होगा, द्रव में ना बदले बिना यहाँ पे एग्जिस्ट हो जाएगा। मतलब इकट्ठा होने के बाद में ये यहाँ पे जमा हो जाएगा। फिर अगर हम इसका बर्नर बंद कर देंगे तो क्या होगा, जो ये कॉटन ऊपर लगी बाहर तो जा नहीं पाएगी ये, तो यहाँ की जो गैस होगी ये, अगर इसको बंद कर देंगे तो यहाँ सतह ही देख, आप ये देख रहे होगे ना, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जमना शुरू कर देगा। तो ये डायरेक्ट ठोस से गैस में, और गैस से ठोस में परिवर्तित हो जाता है। इसको हम ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया भी बोलते हैं। जैसे इसमें देखा है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, मतलब द्रव अवस्था में नहीं बदलता, इसमें द्रव में ठोस से डायरेक्ट सीधे गैस में, ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया इसको हम बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब, मैंने आपको अभी बताया था कि दाब प्रेशर होता है। दाब के में अगर परिवर्तन करोगे, अगर उसमें दाब में अगर ज़्यादा बढ़ाओगे, दाब को घटाओगे, तो उसके अंदर चेंजेस होते हैं, और चेंजेस होने से क्या उसके इफेक्ट पड़ते हैं। तो हम देखते हैं, अलग अलग कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण, अब जैसे जैसे आपने देखा होगा कि गैस के कण, मैंने आपको बताया था, गैस के कण, लिक्विड के कण और सॉलिड के कण अलग अलग होते हैं। मतलब किसी के पास होते हैं, किसी के बीच में होते हैं, और किसी के दूर दूर होते हैं। तो इसमें बोला है कि अलग अलग कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि अगर इसमें जिस पदार्थ, जिस कण के जो कण दूर दूर होंगे वो गैस वाला था, मैंने आपको बताया था, और जिसके थोड़े बीच में होंगे वो लिक्विड था, और जिसके सबसे ज़्यादा पास में होंगे वो सॉलिड था, ठोस था। तो कार्बन विभिन्न अवस्थाओं के अंदर अंतर होता है। इससे हम पहचान सकते हैं कि किसके कण ज़्यादा पास है और किसके दूर है, कौन सा पदार्थ है ये। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। इसमें बोला कि जो कार्बन डाई गैस होती है ना, उसको उच्च दाब पर, मतलब हाई प्रेशर पर उसको इकट्ठा किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप, वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो तो ठीक, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसने बोला कि जब वायुमंडल का दाब 1 माप एटमॉस्फेयर, एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर, हो तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है ना, द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, उसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। अगर देखिए, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं 2 चीज़ों पर निर्भर करती हैं। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें पदार्थ के अंदर चेंजेस आएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा तो पदार्थ के अंदर अवस्थाएं उसकी बदलेंगी, या दाब बढ़ेगा या दाब घटेगा तो अवस्था के अंदर चेंजेस आएगी। इसको हम यहाँ देखते हैं, जैसे ये वाले चित्र देखिए, इसमें क्या दिखा रहा है, 3 सिलेंडर हैं, ठीक है। 3 सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है, तीनों सिलेंडर के अंदर, और इसमें कण दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, गैस वाला जो सिलेंडर है इसके अंदर हमने इसमें पिस्टन दे रखा है, और इसके जो कण है ना, जो पार्टिकल्स, ब्लैक ब्लैक आपको पार्टिकल्स दिख रहे होंगे, बीच में जो नीला वाला भाग है, ये ब्लू वाला, ये रेगिस्तान है, मतलब ये काफ़ी जगह छूटी हुई है इधर। तो उसने क्या करा, इसके जो कण हैं दूर दूर हैं,
और ये गतिशील भी होते हैं। दूर दूर होने के कारण जिसमें अधिक गति होगी वो ये हवा में गति करते हैं। दूसरा क्या, अगर इसका हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा लिक्विड के अंदर। देखिए ये पहले ऊपर था, इसको हमने अगर नीचे कर देते हैं पिस्टन को, तो क्या होगा, ये जो कण होंगे ये आपस में मिल जाएंगे, पास पास हो जाएंगे, जो ये छेद जो एरिया होगा ये ब्लू वाला ये कम हो जाएगा, जैसे इसमें इस पिक्चर में दिखा रखा है। अगर इसमें हम करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, लिक्विड में जो रेगिस्तान होगा वो एरिया कम हो जाएगा और कण थोड़े थोड़े पास पास आ जाएंगे। और तीसरे पिक्चर के अंदर हम देखें तो जो इसमें क्या कर रहा है, पिस्टन को इसने पूरा नीचे कर दिया है। पूरा नीचे करने के कारण जो इसमें रेगिस्तान था इन दोनों के अंदर तो है, लेकिन इसके अंदर रेगिस्तान गायब हो गया, इसमें नहीं है। और ये जो ब्लैक ब्लैक पार्टिकल्स आप देख रहे हो, ये पार्टिकल्स एक जगह इकट्ठा हुए हैं, तो इसके अंदर एरिया काफी नहीं बचता इसके अंदर। तो इसमें ये बता, एटमोस्फेयर एटीएम गैसीय दाब के मापन का मात्रक है। एक एटमोस्फेयर जो गैस के जो दाब है ना उसके मापन का, मापने का एक मात्रक है। दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है, आपको पता पास्कल दाब का ऐसा ही मात्रक होता है। 1 एटीएम एटमोस्फेयर प्रेशर 1.0.1 इंटू 10⁵, मतलब अगर 1 एटमोस्फेयर है 1 एटीएम है तो 10⁵ को 10 से 5 से इंटू कर देंगे 50, और इसको फिर इससे इंटू कर देंगे 1 से, तो 50 के करीब ही आएगा ये। वायुमंडलीय में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। मतलब वायुमंडल में आपके जो वातावरण है, जो वायुमंडल है आपका, उसके अंदर वायु का जो दाब होगा ना, हवा का प्रेशर, वो वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्री की सतह पर वायुमंडल का दाब 1 एटमोस्फेयर होता है। मतलब जो समुद्री की सतह होती है ना वहां पर वायुमंडल का दाब 1 एटमोस्फेयर होता है। मतलब इसको इंटू अगर इससे कर देंगे तो 50 करीब आता है ना हमारा इधर, तो वो 1 एटमोस्फेयर होता है इतना। और इसे सामान्य दाब कहा जाता है, इसे नॉर्मल दाब कहा जाता है। अब हम बात करते हैं वाष्पीकरण की। तो वाष्पीकरण को हम आसान भाषा में कह सकते हैं भाप। वाष्पीकरण करना मतलब भाप बनना। तो इसको चलिए देखते हैं। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। पदार्थ के जो आपने देखा कि पदार्थ के कण होते हैं वो गतिशील होते हैं। अगर उसको ऊर्जा अधिक दी जाए तो वो अधिक गतिशील होते हैं, कम ऊर्जा दी जाए तो वो कम गतिशील होते हैं, लेकिन गतिशील होते हैं। एक निश्चित तापमान पर, एक लिमिटेड जो टेम्परेचर होता है ना, गैस, द्रव या ठोस के कण विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। अब देखिए गैस का अगर होगा तो गैस के अंदर सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें जगह छोटी है, पार्टिकल्स दूर दूर हैं, तो उसके अंदर जो गतिज ऊर्जा होगी वो ज़्यादा होगी। द्रव के अंदर नॉर्मल होगी और ठोस के अंदर कम होती है, बहुत ज़्यादा। द्रव में सतह पर स्थित कणों में कुछ अंशों तक इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे एक दूसरे के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। अब देखिए द्रवों में सतह पर जो स्थित कणों की अंश में इतनी गतिज ऊर्जा होती है, द्रव की सतह पर कुछ कणों की अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है, वो एक दूसरे से आकर्षण बल जो उनको रोक कर रखता है ना, वो उससे मुक्त हो जाते हैं और वायु के अंदर गति करने लगते हैं, वायु के अंदर गति करते हैं। फिर क्वथनांक से कम, मतलब गलने की जो प्रक्रिया है, तापमान पर द्रव जो पिघलता है उसको क्वथनांक बोलते हैं। उसके तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। इसका मतलब है जो देखिए अब द्रव है, द्रव का बिंदु जहाँ पर पानी द्रव उबलने लगता है, मतलब पानी जहाँ पर उबलने लगता है वो उसे क्वथनांक कहते हैं। उस क्वथनांक से कम मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के करीब उस तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। मतलब मतलब पानी से भाप बनने की प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। ये मेन पॉइंट है, पेपर में काफ़ी बार आते हैं, इसको आप देख लीजिए ध्यान से। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सूखने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। अगर जैसे हम कपड़े सुखाते हैं, वायु बढ़ती है तो वो क्या करते हैं, वायु के साथ में उसके कण उड़ जाते हैं। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों के पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। अब जैसे देखिए जो तापमान मैंने बताया कि तापमान बढ़ने से कणों के अंदर गतिज ऊर्जा काफी मिलती है। गतिज ऊर्जा मिलने के कारण वो क्या होता है, कण वाष्पीकृत हो जाते हैं। वाष्पीकृत मतलब भाप बन के उड़ जाते हैं। आर्द्रता में कमी, आर्द्रता का मतलब होता है नमी, नमी में कमी, आप इसको कह सकते हैं नमी में कमी, आर्द्रता को बोलते हैं नमी। अब आपने देखा होगा कि जो समुद्र के पास से जो हवाएं चलती हैं, हवाओं के अंदर वो जो होता है वो भाप बन के जो जल वाष्प होता है ना, वो हवा के रेगिस्तान के बीच में जाके मौजूद होकर मिक्स हो जाता है, जिस कारण से जो हवा के अंदर शीतलता हो जाती है, मतलब ठंडक हो जाती है। अब इसमें देखते हैं
वायु में मौजूद जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अब इसने देख यहाँ पे एकदम क्लियर बोल दिया कि जो वायु में मौजूद जल वाष्प की मतलब जल की भाप, जल मतलब पानी और भाप की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, मतलब नमी कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में, किसी निश्चित तापमान पर मतलब 40 डिग्री टेम्परेचर पर हमारे आसपास की जो वायु होगी उसमें एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प हो पाता है, क्योंकि जो आसपास में हवा होती है ना उसमें लिमिटेड ही मात्रा में जलवाष्प इकट्ठा हो पाता है। जब वायु में जल के कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी, पर वायु के अंदर जल के कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी, पहले ही उसमें वो जगह ही भर जाएगी और काफी होगी नहीं उसके अंदर, तो वाष्पीकरण की जो दर होगी ना, वायु की गति में वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। मतलब इसने कहा कि वाष्पीकरण के दौरान अगर भाप बनने के दौरान कम हुई ऊर्जा, अगर उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, उसको दोबारा उनको प्राप्त करने के लिए, अपनी ऊर्जा को वापस प्राप्त करने के लिए द्रव के जो कण होते हैं अपने आसपास की ऊर्जा को, जितने वातावरण में जो उनके आसपास जो ऊर्जा होती है ना उसको अवशोषित कर लेते हैं, और इस तरह से जो उसके ऊर्जा अवशोषित करने के कारण जो आसपास का वातावरण होता है वो ठंडा हो जाता है। अब हम देखते हैं दैनिक जीवन में वाष्पीकरण के उदाहरण। दैनिक जीवन में ये आ गया, दैनिक जीवन में वाष्पीकरण के उदाहरण। गर्मियों में सूती वस्त्रों का पहनना, ये भी एक वाष्पीकरण का एक उदाहरण है। जैसे गर्मियों के अंदर हम सूती कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि जो हमारे अंदर पसीना आता है वो क्या करे, वो पसीना एब्जॉर्ब हो जाए वातावरण के साथ में, जल वाष्प के कण जो होते हैं उसके, वो हवा के साथ में एब्जॉर्ब हो जाए और हमें गर्मी ना लगे। और दूसरा इसका है बर्फीले जल से भरे गिलास की भारी दीवारों पर पानी की बूंदों का जमा होना। मतलब आपने कभी गिलास में पानी जब भरा होगा, ठंडा पानी, तो देखा होगा कि जो गिलास की स्टील की भारी सतह है उसके ऊपर भाप जैसी बूंदें बन जाती हैं। ये भी वाष्पीकरण का एक उदाहरण है। हम देखते हैं द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। जो द्रव्य होता है ना, लिक्विड, वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। हमारे आसपास के द्रव्य 3 अवस्थाओं में विद्यमान होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। जो हमारे आसपास के द्रव होते हैं ना, जो लिक्विड, वो जो विद्यमान होते हैं उनकी अवस्थाओं में मौजूद, वो 3 उसमें होते हैं अवस्थाओं में, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस के कणों में सबसे कम। ठोस के कणों में आकर्षण बल इसलिए सबसे अधिक होता है क्योंकि जो उसके ठोस के कण होते हैं वो एकदम पास पास में होते हैं, जो गैस के कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं। जो ठोस के कण होंगे उनके अंदर आकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा और गैस में बहुत कम होता है। द्रव के कणों में इन दोनों के बीच मध्यवर्ती होता है, मतलब द्रव के जो कण होते हैं इन दोनों के बीच बैलेंस वाला आकर्षण बल होता है, न ज्यादा न ज्यादा कम, न ज्यादा। ठोस के कणों में ठोस को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम। मतलब ठोस के जो कण है, ठोस को निहित करने के लिए, उसको एकदम उसके आकार बनाने के लिए कणों के बीच का रिक्त स्थान, जो बीच में जो खाली एरिया है उसको रिक्त स्थान, और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गतिज ऊर्जा कम। गैस के लिए अत्यधिक, मतलब गैस के अंदर गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, ठोस के अंदर सबसे कम होती है, और द्रव के अंदर इसके बीच में मीडियम में होती है। ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक कृमित होती है। द्रव में कणों की परतें एक दूसरे पर से फिसल व स्खलित हो सकती हैं। द्रव के जो कण होते हैं वो जो एक दूसरे से फिसल के स्खलित हो सकते हैं, मतलब अपनी जगह बदल सकते हैं। गैस में कई क्रम नहीं होता, गैस में कोई क्रम नहीं होता क्योंकि जो गैस के कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं। इनके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं। निम्न पदार्थ की अवस्थाएं अतः परिवर्तित होती है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। जैसे अगर आप पदार्थ की अवस्थाओं को बदलना चाहोगे तो वो तभी हो सकता है जब तापमान बढ़ेगा या तापमान घटेगा, या दाब बढ़ेगा या दाब घटेगा। अगर ये 2 प्रक्रिया होती हैं तो इनके होने से दाब में परिवर्तन, पदार्थ के अंदर परिवर्तन होता है, अवस्था उसकी बदलती है। ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से द्रव, द्रव से ठोस, ये होती है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम।
ठोस के पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैस अवस्था में आ जाते हैं। अब जो ऊर्ध्वपातन मैंने प्रक्रिया आपको बताई थी, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर ठोस पदार्थ डायरेक्ट गैस पदार्थ के अंदर परिवर्तित हो जाता है। वो बीच में जो द्रव पदार्थ है उसमें नहीं जाता, वो डायरेक्ट ठोस से गैस में चले जाता है और गैस से डायरेक्ट ठोस में चले जाता है, ठोस में परिवर्तित हो जाता है, मतलब ठोस के अंदर बदल जाता है, जिसे हम ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया बोलते हैं। जैसे इसने बोला ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना, मतलब द्रव में परिवर्तित नहीं होता, डायरेक्ट ठोस से गैसीय अवस्था में आ जाता है और गैसीय अवस्था से सीधा ठोस अवस्था में आ जाता है। मतलब तो यही है डायरेक्ट ठोस से गैस में, गैस से ठोस में। तो ये परिवर्तन होता है। इसमें बोला है कि क्वथनांक की समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टि के कण मतलब पूरे जो कण होते हैं उसके द्रव के द्रव अवस्था से वाष्प के परिवर्तन में परिवर्तित हो जाता है, मतलब द्रव अवस्था से वाष्प की जो अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, जिस बिंदु से वो परिवर्तित होना शुरू होते हैं उसे हम क्वथनांक कहते हैं। अब हम बात करते हैं वाष्पीकरण। एक सतही परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बल को पार कर लेते हैं। मतलब एक वाष्पीकरण जो है सतही परिघटना है। सतह के जो कण होते हैं वो पर्याप्त ऊर्जा को ग्रहण करके जो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है ना, उसको पार कर लेते हैं, उसको तोड़ देते हैं और द्रव को वाष्प में अवस्था में परिवर्तित करते हैं। जैसे द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। वाष्पीकरण की जो गति होती है निम्नलिखित अलग अलग जो कारक होते हैं इसके, उस पर निर्भर करती है। सतही क्षेत्रफल जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है, मतलब सतही क्षेत्रफल जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है। तापमान, आर्द्रता और वायु की गति। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न इसलिए होती है क्योंकि वाष्पीकरण एक ऐसी भाप बनने की प्रक्रिया है जिसके अंदर जो कण होते हैं वो भाप बन के हवा में उड़ जाते हैं, हवा में मिल जाते हैं, जिस कारण से जो हवा होती है वो नमी हो जाती है हवा के अंदर। तो इसलिए जो आसपास का वातावरण होता है ना, वो हमें ठंडक उत्पन्न महसूस होता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है। अब देखो वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा है ना, गुप्त ऊष्मा तापमान की वह मात्रा है जो एक किलो द्रव को वायुमंडलीय दाब पर, मतलब एक किलो जो द्रव लिक्विड जो पदार्थ होगा उसके जो वायुमंडलीय दाब मतलब हवा के चारों ओर का प्रेशर और द्रव के क्वथनांक पर है, मतलब द्रव का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस के करीब गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होती है। इसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा। देख, संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो एक किलो ठोस को वायुमंडलीय दाब पर, देखो एक किलो उसने बात करी थी पहले इसमें द्रव में, अब इसने बात करी ठोस में। तो एक किलो जो ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संगलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होता है। जिस ठोस से द्रव अवस्था में बदलना शुरू करता है उस बिंदु को हम संगलन बिंदु लाने के लिए प्रयोग करते हैं। संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं।